Good morning, class 11th. I am Hemlata Sharma, your business studies teacher. Today I am going to explain you chapter number 8, Small Business and Enterprises. Small Business and Enterprises. In this chapter, we were discussed about what is entrepreneurship development, its concept, characteristics and need. Then, what is the process of entrepreneurship development? What is Startup India scheme? What is the ways to fund startup, intellectual property rights, enterprises, etc. स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज क्या होते हैं, उनका क्या मीनिंग है, हाउ दे आर डिफाइंड बाय MSMED एक्ट 2006 मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट. व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज़. मीन्स कि स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है रूरल, स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज़. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. फिर गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं जिसके अकॉर्डिंगली दे प्रमोट स्मॉल स्केल बिजनेसेस. तो ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इट्स कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड. तो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? यू सी इन दिस फ्लो चार्ट. फर्स्ट, एंटरप्रेन्योर. हु इज़ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज. जो एंटरप्राइज का ऑनर होता है, जो स्टार्ट करता है काम को, कैसे करना है, क्या करना है, ऑल प्लानिंग्स आर डन बाय द एंटरप्रेन्योर. पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लगाया जाएगा, कैलकुलेशंस देखना कि व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं लॉस तो नहीं है. ऑल थिंग्स आर डन बाय द एंटरप्रेन्योर. फिर जो प्रोसेस वो अडॉप्ट करता है फॉर ओपनिंग एन एंटरप्राइज, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. The process adopted by a person for opening an enterprise, that process is known as entrepreneurship. और फिर उसकी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद द आउटकम कम, जो आउटकम आता है, दैट आउटकम इज़ नोन एज एंटरप्राइजेस. तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. क्या ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की, या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है उसकी हमारे लिए. तो जैसा कि हर नेशन का जो ग्रोथ है, हर नेशन का जो सोशल डेवलपमेंट है, वो एंटरप्रेन्योरशिप पे ही वो डिपेंड करता है बेटा. आप देख लीजिए जितनी भी अच्छी और इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, USA, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ है. देयर आर सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया और सो मेनी कंट्रीज़ आर देयर, दोज हु आर टोटली डेवलप्ड. और वो टोटली डेवलप्ड क्यों है? बिकॉज दे हैव सो मेनी एंटरप्राइजेज. अगर हमें किसी भी कंट्री का ये चेक करना है कि उस कंट्री का नेशनल ग्रोथ कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, तो आप एंटरप्राइज देख लीजिए. जितनी ज़्यादा एंटरप्राइजेज जिस कंट्री में होगी, ऑब्वियसली वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी. तो यही हमारा इस पैराग्राफ में कहा गया है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल ग्रोथ एंड फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो. हमारी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी हिस्ट्री किससे बिलोंग करती है कि दे आर अंडर द डोमिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज़. कई कई सालों तक हम लोग विदेशियों के गुलाम रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है दैट वाज वेरी बैड. तो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या उस बुरी कंडीशन से बाहर निकालने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप हमारा बहुत अच्छा क्या है, सोर्स है, जिससे हम इजीली अपना कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं. इसलिए दे हैव टू अटेंड. और मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो अभी रिसेंटली फ्रीडम हुई हैं, और जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इन सारी कंट्रीज़ में वो क्या है कि हमारे यहाँ से जो नेशनल वेल्थ है, यानी जो भी हम पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर हम बाहर दूसरी कंट्री को दे देते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ का कंज्यूमर है वो ऐसी चीज़ों की डिमांड करता है जो हमारे लोकल एरिया में प्रोड्यूस होती ही नहीं है, या हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते. तो हमें उनके डिमांड पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर से वो सामान मंगाना पड़ता है. जब हम बाहर से कुछ चीज़ मंगाएंगे तो ऑब्वियसली पेमेंट करेंगे.
तो जो हमारे ट्रेजरीज़ हैं, जो हमारे खजाने हैं देश के, वो खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं उनको अपने यहाँ इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट करने के बाद में हमें क्या पे करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ती है, कि इंडियन रुपये तो एक्सेप्ट नहीं करने के। तो हम क्योंकि ज़्यादातर बाहर सामान मंगा रहे हैं, बाहर उनको पेमेंट कर रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसकी वजह से, फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम। फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स तो है बहुत कम, इम्पोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा ना। 100 रुपये तो आ रहे हैं और आप 300 रुपये दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका रिजर्व घटेगा, 200 से घट रहा है, या तो 100 जाते तो बैलेंसिंग बनी रहती। बट हमारे यहाँ इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है। उसका इंपोर्ट का रीज़न ये है कि हम वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे जो हमारी कंट्री की रिक्वायर्ड है, हम ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं। तो दीज कंट्रीज़ नीड टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी एंड द मेजर सोर्स ऑफ एक्सचेंज इज एक्सपोर्टेड। मतलब हमें क्या ज़रूरत है, क्या हमें इंपोर्ट करना चाहिए, हमें कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने चाहिए, ताकि हम बाहर से मशीनरी वगैरह परचेज़ करें, टेक्नोलॉजी बाहर से लेकर आए, और उन मशीन्स और उन टेक्नोलॉजी के यूज़ से वो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जो हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ताकि उससे क्या होगा, जब हम अपनी कंट्री में ही कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बनाने शुरू कर देंगे, तो जो कस्टमर बाहर की तरफ भाग रहा है वो अपने घर से ही सामान लेना शुरू कर देगा, और हमारा जो नेशनल वेल्थ का जो आउटफ्लो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए एंटरप्राइज तो होनी चाहिए, इंडस्ट्री तो होनी चाहिए। जब इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कैसे होंगे। एक ड्रॉबैक हमारी कंट्री में, हमारी क्या जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये भी है कि नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज या नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स आर वेरी लेस एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारे इंडिया में इतनी फॉरेन कंट्रीज़ क्यों भागी भागी चली आती हैं, क्या रीज़न है कि लोग इतना हमारी कंट्री में दिलचस्पी दिखाते हैं, बाहर हमारे यहाँ आकर काम शुरू करते हैं? बिकॉज हमारी कंट्री में कंजप्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से अब बाहर से हर चीज़ नहीं मंगा सकते, क्योंकि बाहर से मंगाना हमें कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए हम डिमांड लिमिटेड रखते हैं। तो उनको ये बात समझ में आती है कि भाई ये रिक्वायरमेंट तो है, बट दे आर नॉट डिमांडिंग। क्यों? क्योंकि बाहर से वहाँ तक जाने में दुनिया भर के चार्जेस लग जाते हैं, ये चार्जेस वो चार्जेस, ये ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़। तो रेट पता लगा वहाँ जो चीज़ 1 रुपये की, यहाँ आते आते 4 रुपये की हो गई, महंगी हो गई। महंगी चीज़ तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जो ले पाएगा वो ले पाएगा, जो नहीं ले पाएगा वो नहीं लेगा। चाहिए पर नहीं ले पा रहे क्योंकि महंगा है। तो फॉरेन कंट्रीज़ क्या कर रही है, इस चक्कर में अपनी कंपनी लाकर यहीं इस्टेब्लिश कर रही हैं, क्योंकि इंडिया में कंपनी इस्टेब्लिश होगी, इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस होंगे, तो वो जो ड्यूटीज़ वगैरह लग रही है, जो चार्जेस वगैरह लग रहे हैं, टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये नहीं चाहते। फिर भी देखा जाए तो घूम फिर के पैसा जा तो फॉरेन कंट्री में रहा है भाई। अगर उनकी एक ब्रांच इंडिया में आ गई और उस ब्रांच को इंडिया से प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इंडिया की कंट्री में थोड़ा काउंट होगा, वो प्रॉफिट कहाँ काउंट होगा, फॉरेन कंट्रीज़ में। तो देखा जाए तो एक तरीके से नेशनल वेल्थ तो फिर भी जा रही है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, इन शॉर्ट वी कैन से दैट द प्रेजेंट कंडीशंस डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग किस चीज़ की डिमांड है, उस चीज़ की डिमांड ये है कि प्रोड्यूसर्स को इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट गुड्स ढूंढने चाहिए, या वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, या तो वही चीज़ अपनी कंट्री में बनाना शुरू कर दें उसके जैसा, मतलब दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट गुड्स। तो प्रोड्यूसर्स को वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए इंडिया के अंदर विच आर कॉल्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट गुड्स, ताकि हमारा बाहर से लेन देन कम हो सके और हमारी जो नेशनल वेल्थ है वो कम से कम जा सके बाहर। दूसरा, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि जो हमारी डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही है कंट्री के अंदर वो उसको फुलफिल अपनी कंट्री में ही कर सके। एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर डिमांडिंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री से चीज़ें बाहर बिक रही हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी डिमांड बाहर बहुत ज़्यादा, तो उसकी डिमांड पूरी करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ताकि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ सके। अगर ये सब चीज़ें हम कवर अप कर लेते हैं, इन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, अपने नेशन को क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्राइजेस। एंटरप्रेन्योर बियर द कॉस्ट, खर्चा बियर करता है, रिस्क भी लेता है, किस चीज़ के ऊपर, कि भाई सामान लगा रहा है, पैसा लगा रहा है। तो एंटरप्रेन्योर हर चीज़ को देता है, फॉर डेवलपिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट। सो एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर ऑफर अ न्यू स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए हमारा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, न्यू स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट क्रिएट करता है। जैसे कि अब हमारा ये चार्ट है, इसमें क्या शो हो रहा है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुँचेंगे, ठीक है।
एंटरप्रेन्योर मस्ट रेज द प्रोडक्शन ऑल्सो, इंक्रीज नेशनल प्रोडक्शन ऑल्सो, और नेशनल प्रोडक्शन इंक्रीज करने से हम क्या करेंगे, गुड्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा नेशन का क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग नेशनल वेल्थ इंक्रीजिंग, नेशनल वेल्थ, फॉरेन करेंसीज या फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है दैट वाज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। फाइन। तो आज हमने आपको मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।